दोस्तों आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल इमरान ट्रू स्टोरी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप अपनी कोई राय या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय, अपना सुझाव जरूर दें। अब आते हैं आज की कहानी पर, आज की सच्ची घटना पर। आज हम आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर। और इसी कानपुर के अंदर एक थाना आता है, रत्नापुर थाना। और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है गंगागज। दरअसल बात है 14 जनवरी 2023 की। दरअसल 14 जनवरी की सुबह सुबह रत्नापुर पुलिस को सूचना मिलती है कि गंगागज के खाली पड़े प्लॉट में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद पुलिस तो तुरंत मौके पर पहुंचती है, तो देखती है कि आसपास लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और इसी भीड़ में एक व्यक्ति है जो दहाड़े मार मार कर रो रहा होता है। अब पुलिस भीड़ को इधर उधर करती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेने के बाद उसको पीएम के लिए भिजवा देती है। अब उस रो रहे व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करती है तो वह बताता है कि साहब, मेरा नाम मोहित है और ये मेरा छोटा भाई दीपक है। रात करीब 10 बजे हम खाना खा रहे होते हैं, तभी दीपक के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है और दीपक बात करता हुआ घर से निकलता है और कहता है कुछ देर के बाद वह वापस आ रहा है। लेकिन हम सारी रात इंतज़ार करते रहते हैं और सुबह सुबह पता चलता है कि दीपक की लाश एक प्लॉट में पड़ी हुई है। अब पुलिस मोहित का बयान दर्ज करती है और बयान दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू करती है। और सबसे पहले दीपक के मोबाइल की सीडीआर निकलवाई जाती है। अब जैसे ही पुलिस दीपक के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो पुलिस को उसमें एक नंबर मिलता है जिससे उसने उस रात करीब 10 बजे बात करी होती है। अब जैसे ही पुलिस उस नंबर की जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि यह नंबर किसी शशांक नाम के व्यक्ति का है जो इसी गंगागंज इलाके का रहने वाला है। अब पुलिस शशांक के ठिकानों पर छापेमारी करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। और जब दीपक के मर्डर के बारे में उससे पूछताछ करती है तो शशांक बताता है कि साहब, उसी ने रात करीब 10 बजे दीपक के पास फ़ोन किया था और उसको दारू पीने के लिए बुलाया था। हम और हमारे साथ उस वक्त 3 लोग और थे। हम सभी मिलकर दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद सब अब अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद दीपक के साथ क्या होता है, किसने दीपक का मर्डर किया है, इसके बारे में उसे कोई भी जानकारी नहीं है। अब जैसे ही पुलिस को 3 लोगों के बारे में और पता चलता है तो रत्नापुर पुलिस तुरंत उन तीनों लोगों के बारे में उससे पूछताछ करती है। तो शशांक बताता है कि सर, उनमें से एक का नाम जेकी, दूसरे का नाम सत्येंद्र, तो तीसरे का नाम जीतू है। अब पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है और जब इन तीनों से अलग अलग पूछताछ करती है तो ये पुलिस को बताते हैं कि सर, हम सभी ने मिलकर शराब पी थी और शराब पीने के बाद हम सब अपने घर की तरफ चले गए थे। उसके बाद दीपक के साथ क्या हुआ है, किसने उसका मर्डर किया है, इस बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही होती है, लगातार कड़ी मेहनत कर रही होती है, लेकिन पुलिस को दीपक के मर्डर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। और इसके बाद पुलिस अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है और मुखबिरों को एक्टिव करने के बाद करीब 19 जनवरी 2023 को एक मुखबिर की तरफ से पुलिस को सूचना मिलती है कि साहब, इसी गंगागंज इलाके में एक विधवा महिला रहती है जिसका नाम आशा है और इसी आशा के घर अक्सर दीपक को आता जाता देखा जाता था और इसी आशा के घर अक्सर दीपक आता था। अब जैसे ही पुलिस को इस महिला के बारे में पता चलता है तो पुलिस की एक टीम तुरंत आशा के यहाँ पहुँचती है और उसको उसके घर से पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लेती है। अब जब पुलिस आशा से पूछताछ करती है तो आशा जो कहानी बताती है, जो खुलासा करती है, वो सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, सब चौंक जाते हैं। दरअसल आशा बताती है कि साहब, गंगागंज की मार्केट में उसकी एक कपड़े की दुकान है और इसी कपड़े की दुकान पर अक्सर दीपक आता जाता था। अब जब दीपक वहाँ आता जाता था तो उसकी उनसे मुलाकात होती है, जान पहचान हो जाती है और जान पहचान के बाद हम एक दूसरे से मिलने जुलने लग जाते हैं। अब जब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के इतने करीब आते हैं कि दोनों में आपस में नाजायज़ संबंध बनने लगते हैं, जिसका सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और जब इस बात का पता आशा के लड़के पंकज को चलता है, जिसकी उम्र करीब 15 साल होती है, तो वह इसका विरोध करता है और वह इस बात को अपने मामा को बताता है। अब जैसे ही पंकज का मामा इस बात को सुनता है तो वह सुनकर तुरंत अपनी बहन के घर आता है और उसको काफ़ी समझाता है और कहता है कि हमारी समाज में बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारे लड़के की बदनामी होगी। आशा के ये बात समझ में आ जाती है और वो अपने भाई से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद कभी भी दीपक से नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ समय के बाद जब दीपक आशा से मिलने के लिए जाता है तो आशा दीपक से मिलने से साफ इनकार कर देती है। लेकिन दीपक आशा को ब्लैकमेल करने लगता है, उसके साथ मारपीट करने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती नाजायज़ संबंध बनाने लगता है।
जिससे आशा डर जाती है और घबरा जाती है और वो इस बात को अपने भाई को बताती है। अब आशा और उसका भाई और आशा का लड़का पंकज तीनों मिलकर के एक प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक वे इस प्लान में शशांक को भी लेते हैं। और शशांक करीब 14 जनवरी यानी 13 जनवरी की रात करीब 10 बजे दीपक के पास फ़ोन करता है और उसे दारू पीने के लिए बुलाता है। और जैसे ही दीपक आता है तो सभी मिलकर दारू पीते हैं और दारू पीने के बाद सभी अब अपने घर की तरफ चले जाते हैं और शशांक भी अपने घर की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही दीपक वहाँ से चलता है तो उसे रास्ते में आशा और उसका भाई और आशा का लड़का पंकज मिलते हैं और जब उन सबकी मुलाकात होती है तो आशा का भाई मौका देखते ही दीपक के सिर पर एक ज़ोरदार हमला करता है, किसी भारी चीज़ से ज़ोरदार हमला करता है जिससे दीपक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। अब जैसे ही दीपक ज़मीन पर गिरता है तो आशा का लड़का पंकज और पंकज का मामा दोनों मिलकर उसके सिर पर कई कई वार करते हैं जिससे दीपक की मौके पर ही मौत हो जाती है और दीपक की मौत के बाद तीनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब जैसे ही पुलिस इस घटना का खुलासा करती है तो घटना का खुलासा करने के बाद आशा के भाई और आशा के लड़के पंकज को गिरफ्तार करती है और तीनों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप भविष्य में होने वाली किसी भी अनहोनी को पहचान सकें और उससे बच सकें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ।